मेरे प्यारे साथियों, आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद पार्ट 2 लेकर के आप सभी के समक्ष हाजिर है। तो आज की जो क्लास होगी वह क्लास 10 बिहार बोर्ड इतिहास के छात्रों के लिए है। आज हम शुरू करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का चरण 2। पार्ट 1 हमने पिछली क्लास में करा दिए हैं, यानी 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक हम डिस्कस किए हुए हैं। आज हम यानी 26 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे और 26 से लेकर 50 तक ये डिस्कशन जाएगा। तो हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, यानी अगर हम बात करें पार्ट 2 की, सबसे पहला जो सवाल है, यह सवाल क्या है कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का शुरुआत किस घटना से मानी जाती है। यानी क्वेश्चन कह रहा है, आप क्वेश्चन को देखें और एनालिसिस करें कि आखिर ये सवाल कह क्या रहा है। तो आप क्वेश्चन को जब एनालिसिस करेंगे तो आप इस क्वेश्चन में क्या पाते हैं, कह रहे कि किस घटना से माना जाता है। यानी घटना पूछ रहा है, इंसिडेंट पूछ रहा है कि वो कौन सा इंसिडेंट हुआ जिसमें फ्रांस के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। यानी सभी जानते हैं कि 1789 ईस्वी में फ्रांस के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गई थी। लेकिन अगर कहा जाए कि फ्रांस के लोगों के अंदर किस घटना के बाद फ्रांसीसी लोगों को राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, तो वह घटना बताना है। क्या वह औद्योगिक क्रांति था, क्या वह फ्रांसीसी क्रांति था, क्या वह युद्ध था, या क्या वह शिक्षा था। अगर हम बात करें औद्योगिक क्रांति की, तो औद्योगिक क्रांति 19वीं सदी में होती है और यहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है और लोग जो हैं यानी औद्योगिक से जुड़ जाते हैं। यहाँ से हाथों की जगह अब मशीन काम करने लगेगा। तो जब हाथों की जगह अगर मशीन काम करने लगे तो ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाए। अगर हम राष्ट्रवाद की बात करें तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करे, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है कह रहा है कि फ्रांस में राष्ट्रवाद की जो शुरुआत हुई वो किस घटना से मानी जाती है, तो यह होगा फ्रांसीसी क्रांति से मानी जाती है। अगर हम बात करें फ्रांसीसी क्रांति की, तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति होती है और फ्रांस की जो समाज है वो 3 भागों में बटे रहते हैं, यानी प्रथम वर्ग, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में जो लोग होते हैं वह पादरी कहलाते हैं, द्वितीय स्टेट में जो लोग होते हैं वह कुलीन वर्ग कहलाते हैं और तृतीय स्टेट में जो लोग होते हैं उन लोगों को मध्य वर्ग यानी सबसे निम्न वर्ग के लोग कहे जाते हैं। तो ये हमारा फ्रांसीसी समाज प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और ये तृतीय स्टेट है। यानी कहने का मतलब क्या है कि सन 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति होती है। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रांसीसी क्रांति में एक नारा लगता है, जो नारा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लगाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि राष्ट्रवाद फैलाने में किसका सबसे बड़ा योगदान था। यानी राष्ट्रवाद तो उत्पन्न हो गई, राष्ट्रवाद का तो जन्म हो गया फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत, लेकिन राष्ट्रवाद को फैलाने में सबसे ज्यादा मददगार कौन शामिल हुआ। क्या वह अखबार है, क्या वह शिक्षा है, क्या वह भाषा है, क्या वह अखबार है। सही है, अखबार के द्वारा राष्ट्रवाद की भावना को फैलाया जाएगा। शिक्षा के द्वारा भी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होगी। क्या वह भाषा है, तो भाषा से भी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ पे डी फॉर दिल्ली और ये तीनों सही है, इसलिए 27 का डी आंसर सही होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि नेपोलियन ने किन देशों में सुधार स्थापित किया था। तो अगर हम बात करें कि नेपोलियन जो था क्या था, तो 1805 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत हम देखते हैं कि 1804 से लेकर के 1815 ईस्वी तक फ्रांस में अपना शासन को स्थापित करता है और वहां पे नेपोलियन संहिता प्रशासनिक सुधार जैसे कार्य को करता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि नेपोलियन एक बहुत ही कर्मठ और लोगों के प्रति लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित करने वाला रहता है। जैसे हम कहें कि क्या यूरोप, कह रहा है क्वेश्चन कि नेपोलियन ने किन देशों के में सुधार किया। क्या यूरोप के कई देशों में, केवल फ्रांस में, केवल जर्मनी में, केवल इटली में। तो अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर
यूरोप के कई देशों में करेगा, केवल फ्रांस में ही क्यों करेगा? फ्रांस के साथ जितने भी उसके सटे देश रहते हैं, सारे देशों में यानी वहां पे सुधार का कार्य करता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है वियना कांग्रेस के बाद किसे सत्ता में वापस लाया गया था? यानी वियना कांग्रेस जो था, अगर हम बात करें 1789 से लेकर 1805 तक और 1805 से लेकर 1815 तक और 1815 से लेकर 1848 तक, अगर ये वाला जो काल रहता है, यहाँ पे फ्रांसीसियों का जो होता है, यहाँ पे कोई शासन व्यवस्था नहीं रहती है, संक्रमण काल जानते हैं। लेकिन 1805 से 1815 तक नेपोलियन का शासन आता है और यहाँ पे नेपोलियन अपने शासन को स्थापित करता है। फिर उसके बाद से 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक मेटरनिक आएगा और सत्ता में वापस करेगा। यानी वियना कांग्रेस के बाद कह रहा है, वियना कांग्रेस जो होता है वो होता है 1815 ईस्वी में। तो 1815 में जब वियना कांग्रेस होगा, फिर वहां पे क्या आएगा? तो राजतंत्र आएगा। इसलिए जनता का कोई वहां पे रोल नहीं रहेगा, व्यापारी और सैनिक का कोई रोल नहीं रहेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है उदारवाद किससे जुड़ा हुआ है? तो उदारवाद जो है यह एक प्रकार की विचारधारा है और इस विचारधारा में क्या होता है कि लोगों के अंदर स्वतंत्रता की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उदारवाद में जो है यह स्वतंत्रता से संबंधित है। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े, अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो कह रहे हैं जर्मनी में राष्ट्रवाद किस वर्ग ने बढ़ाया था? यानी कहने का मतलब क्या है? क्या किसान ने? बिल्कुल नहीं। क्या मजदूर ने? बिल्कुल नहीं। मध्यम वर्ग ने जर्मनी का में राष्ट्रवाद को बढ़ाया था। लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जो फैली थी जर्मनी के अंदर, वह मध्यम वर्ग के लोगों ने फैलाया था। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है इटली पहले कैसा था? तो इटली जो पहले था कई छोटे राज्यों में बटा हुआ था। क्या एक देश था? बिल्कुल नहीं। साम्राज्य था? नहीं। गणतंत्र था? नहीं। कई छोटे राज्य बटे हुए थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जर्मनी पहले कैसा था? ये भी कई इसमें राज्य बटे हुए थे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल क्या कर रहा है? नेपोलियन के हार के बाद क्या हुआ? यानी लोकतंत्र आया? बिल्कुल नहीं। पुरानी राजशाही वापस आई? बिल्कुल सही बात है। युद्ध खत्म हुआ? बिल्कुल कतई नहीं। शिक्षा बढ़ी? बिल्कुल नहीं। यानी पुरानी राजशाही वापस आ गई, यानी राजा का शासन क्या हुआ? तो राजा का शासन वापस आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कह रहा है कि राष्ट्रवाद किस भावना को बढ़ाता है? डर को बढ़ाता है क्या? बिल्कुल नहीं। व्यापार को? बिल्कुल नहीं। शिक्षा को नहीं, एकता को बढ़ाता है। इसलिए राष्ट्रवाद के अंदर यानी लोगों के अंदर एकता की भावना आ जाती है, सारे लोग यूनाइट हो जाते हैं, इसलिए राष्ट्रवाद को हम कह सकते हैं लोगों के अंदर एकता की भावना उजागर हो जाती है। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि इटली की एकीकरण किस सदी में हुआ? तो इटली का एकीकरण जो होगा 1871 में जर्मनी का भी और इटली का भी एकीकरण होगा। तो इसलिए ये कौन सी सदी होगी? यह सदी होगी 19वीं सदी होगी। 1871 कौन सी सदी? 19वीं सदी होगी। यानी 1801 से लेकर के 1800 यानी 1900 तक के जो सदी होगा वह सदी होगा 19वीं सदी, और इसी के बीच में आता है 1871 1861, इसलिए इस सदी को हम 19वीं सदी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं जर्मनी का एकीकरण, यह भी 19वीं सदी होगा क्योंकि 1871 में भी जर्मनी का एकीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलने का एक कारण क्या था? यानी यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलने का एक कारण था शिक्षा तो था ही, युद्ध भी था, क्रांतियां भी थी, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? क्या इतना तो नहीं है कि हम फास्ट पढ़ा रहे हैं? ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि फ्रांस में राष्ट्र का विचार किससे जुड़ा था? तो फ्रांस में जो राष्ट्र का जो विचार जुड़ा था वह था जनता से जुड़ा हुआ था। क्या राजा से था? क्या नहीं। सैनिक से था? क्या नहीं। व्यापारी से? राजा तो लुई 16वां जो था एकदम निरंकुशवादी शासक था, तो राजा से तो होगा नहीं। तो जो वहां का जो राष्ट्र का जो विचार जुड़ा हुआ था वह जनता से ही जुड़ेगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? नेशनल असेंबली किससे बनी थी? तो जनता के प्रतिनिधि से ही बनी थी। राजा से तो बिल्कुल नहीं, सैनिक से नहीं, व्यापारी से नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है? इटली के एकीकरण में जनता की भूमिका कैसे थी? क्या कमजोर थी? नहीं। महत्वपूर्ण थी? हाँ। नहीं थी? बिल्कुल गलत। विरोधी थी? नहीं।
इसलिए इसका आंसर क्या होगा, महत्वपूर्ण थी। यानी जनता ने साथ दिया था, ऐसा नहीं था कि जनता ने साथ नहीं दिया था। अगर किसी भी देश को आजाद कराने में जनता ही साथ ना दे तो फिर वो देश कभी आजाद नहीं हो सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जर्मनी के एकीकरण में सेना की भूमिका कैसे थी? जर्मनी की एकीकरण में सेना की जो भूमिका थी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। नहीं थी बिल्कुल गलत है, कमजोर तो होगा नहीं, विरोधी होगा नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, राष्ट्रवाद से क्या बना है? तो राष्ट्रवाद से राष्ट्र राज्य का निर्माण होगा, है ना जी। किससे निर्माण होगा? राष्ट्र राज्य का निर्माण होगा। साम्राज्य का निर्माण नहीं होगा, गांव का निर्माण नहीं होगा, व्यापार का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण क्या बढ़ा? तो यूरोप में राष्ट्रवाद के जो कारण बढ़ा था, वह कारण जो था शांति, संघर्ष, व्यापार और शिक्षा। तो ये संघर्ष होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रवाद के कारण लोगों के अंदर संघर्षशील हुए लोग जो है सरकार से अपनी मांगों को रखेंगे, अपनी मांग को कबूल करवाएंगे, इसलिए संघर्ष होगा। एक तरफ सरकार होगी और दूसरी तरफ जनता, दोनों के बीच जब संघर्ष होगा उसी को तो हम कहते हैं राष्ट्रवाद, यानी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना है। चलिए अगला सवाल कह रहा है, राष्ट्र किस पर आधारित होता है? तो राष्ट्र जो है क्या भाषा पर आधारित होता है? बिल्कुल सही बात है। संस्कृति पर होता है? बिल्कुल सही बात है। पहचान पर होता है? बिल्कुल सही बात है। इसलिए इसका आंसर होगा डी फॉर दिल्ली। ठीक है, समझ में आया ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, फ्रांस में सत्ता किसके हाथ में आ गई? फ्रांस की जो सत्ता थी वह तो जो थी क्या राजा के पास? बिल्कुल नहीं। सैनिक के पास? बिल्कुल नहीं। व्यापारी के पास? बिल्कुल नहीं। इसलिए फ्रांस की जो सत्ता थी जनता के पास आ गई। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जर्मनी के एकीकरण के बाद क्या बना? तो जर्मनी के एकीकरण के बाद एक नया साम्राज्य का निर्माण होगा, नया राज्य बनेगा ही, नए साम्राज्य का निर्माण होगा। नया शहर, नया गांव, नया राज्य। सबसे अच्छा एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा बी फॉर बॉम्बे होगा, इसलिए बी पे क्लिक करेंगे। कह रहे इटली के एकीकरण के बाद क्या बना? तो इटली के एकीकरण के बाद भी एक नया देश बन गया। इटली कैसा देश बना? नया देश बना। अगला सवाल क्या कह रहा है, राष्ट्रवाद का एक परिणाम क्या था? यानी राष्ट्रवाद का परिणाम क्या हुआ? तो क्या एकता था? क्या युद्ध था? क्या स्वतंत्रता भी था? क्या? इसलिए डी फॉर दिल्ली सही होगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का मुख्य प्रभाव क्या था? तो शिक्षा भी था, व्यापार भी था, नए देशों का निर्माण भी था। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। यानी अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर नए देश का निर्माण। ठीक है, तो आज के क्लास हम क्या करते हैं, यहीं तक रखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल ए गुड टाइम दोस्तों। जय हिंद।